वैली ऑफ वर्ड्स का 5वां संस्करण है। वडोदरा में हम लोग हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में ये सत्र चल रहा है। हिंदी चैप्टर है। हिंदी नॉन फिक्शन फिक्शन की 10 किताबों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है और सुबह के उद्घाटन सत्र के बाद ये पहला सत्र है जहाँ पर विधिवत हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पुस्तकों की समीक्षा और उनकी चर्चाओं की। पहला सत्र लेने पे कई सारी हम लोगों के सामने दुविधाएं सामने थी कि किस सत्र को पहला सत्र किया जाए। तो एक किताब ऐसी है दास्तान मुगल आजम। दास्तान मुगल आजम लिखी है राजकुमार केसवानी ने। प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं अपने समय के। ये किताब जब आई थी उस समय राजकुमार केसवानी जीवित थे, लेकिन कोविड के चलते बहुत सी हस्तियां हमसे बिछड़ी, उनमें राजकुमार केसवानी भी एक थे। तो सबसे बेहतर ये रहता है कि जो वरिष्ठ हमसे बिछड़ जाया करते हैं सबसे पहले हम उन्हें याद करें और उसके बाद अपने सत्र को हम विधिवत रूप से शुरुआत करें। तो इसकी वजह से हमारा पहला सत्र जो है वो राजकुमार केसवानी जी को समर्पित है, उनकी किताब को समर्पित है, उनके उस काम को समर्पित है जिसे करने में उतना ही समय लगा जितना मुगल आजम को बनाने में लगा था। एक ऐसी फिल्म जिसका वास्ता आपसे, मुझसे और हर उस पीढ़ी से है जो फिल्मी दुनिया से, जो सिनेमाई दुनिया से जुड़ी हुई है। तो आज दास्तान मुगल आजम पे बात करेंगे और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए दो कलाकार मौजूद हैं, दो गेस्ट हमारे साथ में हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं, वो हमारे साथ हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे गौरव कृष्ण बंसल। गौरव जी भी लेखक हैं, एक उपन्यास लिख चुके हैं, एक किताब आ चुकी है और फिल्मों में गीत भी लिख चुके हैं। तो मैं दोनों अपने गेस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको अब माइक सौंपता हूं कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम। और ये बड़े ही आपने सही बात कही कि कोविड ने हमसे बहुत सी हमारी ऐसी हस्तियों को छीन लिया जिनको कि हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हमारे बीच से वो जाएंगे। मिल्खा सिंह जी हैं, उनकी सेंचुरी का हम सबको इंतजार था लेकिन ना हो पाई। तो केसवानी साहब तो पर लेखक चला जाता है, उसकी कृति रह जाती है। और ये किताब दास्तान मुगल आजम, ये देखने में तो बड़ी, इसको कहते हैं ना कि आप इसको देख के थोड़ा सा सहम जाएंगे कि इतनी मोटी किताब को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस किताब को पढ़ना शायद फिल्म को देखने से ज़्यादा रोचक है। जिस फिल्म पे किताब लिखी गई है उस फिल्म को देखने से ज़्यादा रोचक इस किताब को पढ़ना है, क्योंकि हम पिक्चर तो देखते हैं, पिक्चर तो वो है जो कि हमारे सामने पर्दे पर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ 1944 से लेकर 1960 तक 16 साल लगे एक हिंदी पिक्चर को बनने में। जिस ज़माने में पिक्चर 2 लाख से 5 लाख में बन जाती थी, उस ज़माने करोड़ के बजट से एक मूवी बनी। 2 लाख का पूरी पिक्चर का बजट होता था, 5-5 लाख का एक एक सेट का बजट। तो क्या थी ये पिक्चर, क्या थी ये, क्या था इसके अंदर, क्या इसमें ऐसा क्या था कि राजकुमार केसवानी जैसे लेखक इस पर इतनी बड़ी किताब लिखते हैं और वो किताब इतनी ज़बरदस्त पढ़नी होती है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वाजपेयी जी, आप ही कुछ बताइए, आपको इस किताब में क्या खास लगा और क्या आप शेयर करना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो चूंकि केसवानी जी की हम बात कर रहे हैं, तो मुगल आजम से की इससे पहले तो भोपाल की वो ट्रेजेडी हुई गैस वाली, उन्होंने जनसत्ता अखबार में बहुत पहले से चेतावनी दी थी। तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजकुमार केसवानी जी एक बहुत ही, तो कहते हैं, सजग पत्रकार थे और ये तो उन्होंने एक अनूठा काम किया है। मुगल आजम 16 साल में बनी और ये मतलब पूरी प्रक्रिया में 15 साल इस किताब को बनाने में लग गए। और किताब में देखिए, मुगल आजम जो है दुनिया के सिनेमा इतिहास की एक अनूठी जो है फिल्म है। उसके एक एक फ्रेम पर घंटों बात की जा सकती है, ऐसी फिल्म है, ऐसी अद्भुत, यानी उसमें दृश्य हैं और इसको बनाने में ही इतनी कहानियां जुड़ी हैं, इतनी रोचक है। और सचमुच एक जब कोई शाहकार बनता है, इतनी महान कृति बनती, तो उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत, कितना जुनून होता है।
उस जुनून को पूरी तरह से रेखांकित करने में हमारे केसवानी जी ने 15 साल लगाए, तो बिल्कुल सही लगाए। एक एक बात। और गौरव जी, सबसे इत्तेफाक ये देखिए, आज 22 अक्टूबर है, ये हमारा पहला सत्र है, और 22 अक्टूबर 1945 को ही इस मुगल आजम का मुहूर्त हुआ था, औपचारिक। ये विचित्र संयोग है कि 22 अक्टूबर 1945 को ही इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने सोचना तो शुरू किया 1944 में, सारा कुछ प्रक्रिया हुई, लेकिन ये भी एक बड़ा अजीब सा संयोग है। और जहाँ तक जैसे आप कह रहे थे 1.25 करोड़ की बात कर रहे थे, आप सोचिए कम से कम 40-50 फिल्में बड़े आराम से बन सकती थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक आर्टिस्ट ईरानी साहब, जिन्होंने आलम आरा बनाई, बोलती पहली भारत की फिल्म, तो उन्होंने भी एक अनारकली बनाई थी, मौन फिल्म, और वो 7 दिन में बन गई थी। 7 दिन में उन्होंने बना डाली थी। और उससे पहले जब इन्होंने सोचा, आसिफ साहब ने, तो 3 अनारकली बन चुकी थी पहले ही। तो वही है कि जो आप कह रहे थे, इस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बस आपको एक पहला पेज खोलने की ज़रूरत है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर किताब करती है जो भी करना है। फिर वो आपको विश्राम नहीं करने देगी। तो एक सचमुच जैसी एक अनूठी कृति मुगल आजम है, वैसी ही एक अनूठी किताब हमारे केसवानी जी ने दी, और आज हम उनको सच्चे मन से, जिसको कहते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा वाजपेयी सर। और ज़बरदस्त बात यह है कि जो रिसर्च है, वो रिसर्च हर तरीके की है। वो सिनेमाटोग्राफिक रिसर्च है, वो हिस्टोग्राफिक रिसर्च है, वो शुद्ध ऐतिहासिक रिसर्च है, और उसको पेश करने का तरीका इतना ज़बरदस्त है। बीच बीच में MF हुसैन साहब की पेंटिंग, मूवी के असली फ़ोटोग्राफ्स, जिन लोगों ने इसमें काम किया। और न केवल देखिए, दिलीप कुमार साहब की बात करना बड़ा आसान है, पृथ्वीराज कपूर साहब की बात करना बड़ा आसान है, मधुबाला की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन हसन रिजवी की बात करना, कमाल अमरोही की बात करना, या जो और इसके अंदर जो इनके फोटोग्राफर थे या और सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनकी क्या उपलब्धियां थी, वो कौन लोग थे। RD माथुर साहब थे, वो कौन जानता है कि उन्होंने क्या किया। तो कितने लोग जानते हैं कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन थे फाइनली, आखिरकार इसको किसने प्रोड्यूस किया। आप अगर हमारे जो एकेडमी का अतिथि हॉस्टल है उसमें ठहरेंगे तो उसके सामने आप देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शपूर जी पैलवान जी उसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे क्या हैं। बात है वो। अब कितने लोगों क्या को ये बात। पता है कि ये वही शपूर जी पैलवान जी हैं जिन्होंने की मुगले आजम पिक्चर को प्रोड्यूस किया। फाइनेंस किया, जी जी। और इसमें भी बड़ी कमाल की बात जो उन्होंने बताई कि शपूर जी पैलवान जी में ये परंपरा है कि जो शपूर जी हैं उनके बड़े बेटे का नाम पैलवान जी, और पैलवान जी के बड़े बेटे का नाम शपूर जी ही होगा, जी जी जी। जिससे कि कंपनी का नाम कभी ना बदले। और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी रोचक चीज़ें इसमें उन्होंने लिखी हैं कि वो एक जगह पे बताते हैं कि शपूर जी ने जो है, और शपूर जी उनको बेटे की तरह मानते थे, तो लड़ाई बहुत होती थी क्योंकि पैसा बहुत लेते थे आसिफ जी हर चीज़ के लिए कि ये करना है, और वो तो परफेक्शनिस्ट थे। अब एक जगह उन्होंने जो शीश महल का जो इसके अंदर चित्रण है, और उसके ऊपर मैं खास बात करना चाहूँगा क्योंकि अपने ज़माने की ज़बरदस्त टेक्निकल चुनौती थी वो, कि उनको दिखाना था पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या। इस लाइन पे ठीक है, उनको दिखाना था कि मधुबाला जो कि अनारकली का रोल कर रही है, वो हज़ारों शीशों के अंदर वो नज़र आ रही हैं। अब मॉडर्न लाइटिंग के साथ भी मुश्किल है, उस ज़माने की लाइटिंग, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी कैसे वो बने। तो 1 साल, मतलब 11 महीने टू बी प्रिसाइज, 11 महीने में तो सेट तैयार हुआ, और उसको बनाने के लिए प्रोफेशनल तो उसको बनाने के लिए जो प्रोफेशनल मीनाकारी के जो जो कलाकार थे, वो उस सेट को बनाने के लिए आए। उसके लिए शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए, और वो सेट जब बना तो ऐसा बना कि उसके अंदर न जाने कितने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोगों की पार्टियां हुई। और वो सेट लगभग के आसिफ जी की विफलता का कारण भी बन गया, क्योंकि बात यहाँ तक पहुँच गई कि के आसिफ साहब को निर्देशक के पद से हटाओ और उसकी जगह किसी और को लाओ, क्योंकि ये तो पैसा ही खर्च कर रहे हैं, ये कभी पूरी ना कर पाएंगे पिक्चर। लेकिन आखिरकार उसको डिफ्यूज लाइटिंग की मदद से, रिफ्लेक्टेड लाइटिंग की मदद से, और उन शीशों के ऊपर मोम की पतली परत चढ़ाकर फिर उस सीन को पिक्चराइज किया जिसमें कि अनारकली के हज़ारों अक्स
उसके अंदर घूमते हुए दिखते हैं और पृथ्वीराज कपूर साहब के चेहरे पे वो भनभनाहट है जो कि शहंशाह अकबर के चेहरे पे उस वक्त होनी चाहिए जब वो उनको खुले में चैलेंज कर रही हैं। तो वो जो सीन था वो उस सीन को पिक्चराइज करने में क्या हुआ और वो कैसे हुआ, देखने वालों ने तो 2 मिनट में उसको देख लिया, लेकिन जो पिक्चराइज हुआ उसमें कितनी गहराई थी और कितनी इसके अंदर बारीकी थी और कितनी बड़ी चुनौती थी, वो ये किताब बताती है। तो अचानक अब बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं उसको पढ़ रहा था तो बड़े गुलाम अली खान साहब का इसमें बहुत बढ़िया जो वर्णन है कि बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि मुझे याद किया जाएगा एक रंगीला गायक और रंगीला खायक के रूप में। कि बड़े गुलाम अली खान साहब जब खाते थे तो एक मुर्गा और पता नहीं कितनी शीरमाल वो एक साथ ही खा जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे रंगीला गायक और रंगीला खायक कहा जाएगा। तो ये गए कि आसिफ साहब उनके पास, बड़े गुलाम अली खान साहब के पास, और उनसे कहा उन्होंने कि साहब इनको गंवाना है। नौशाद साहब साथ में गए तो बड़े गुलाम अली साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं तो पिक्चरों में गाता नहीं, तो ये तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि आसिफ साहब ने कहा कि नहीं आपको तो गाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब से कहा कि ये पागल है क्या। तो नौशाद साहब ने कहा ये पागल ही है और आप इसकी बात मान जाइए वरना ये ना आपको छोड़ेंगे ना मुझे छोड़ेंगे। अच्छा, के आसिफ साहब वैसे पेशे से दर्जी थे, वो भी लेडीज टेलर। तो और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पिक्चर फूल करी थी। मैं गौरव जी, आप ये प्रसंग इसको आगे बढ़ाएं, इससे पहले शीश महल की बात इतनी थोड़ी मैं जोड़ दूं उसपे। हाँ जरूर। ये देखिए, ईरान से बुलाए गए लोग 110 जो है कलाकार वो फिरोजाबाद से बुलाए गए। आप चूड़ी उद्योग ये सारा होता है। 80 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा शीश महल बना और 16 लाख तो खाली इस दृश्य के लिए लगे। और जो वो आप बात कह रहे थे, आर डी माथुर साहब का जिक्र कर रहे थे, विदेशों से बुलाए गए एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कैसे उनके जहन में आया, 100 रिफ्लेक्टर लगाए गए और तब जाकर के ये सीन हुआ जो सीन बना। और लंदन में जाके प्रोसेसिंग होती थी और उन्होंने तो चुपचाप अपने पास रख लिया था तरुण जी ने, पहले मैं देखूंगा। जी जी जी। तो ये देखिए, और जब ये सेट, ये सब फिल्म बन गई, सब हो गया, 3 साल तक ये सेट जो है हजारों लोग आते रहे उसको देखने के लिए। वो उस बात का जिक्र भी मुझे लगता बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया वाजपेयी सर। और इसमें जो मजाक था वो ये था कि 15 लाख सेट बनाने के और 1 लाख सेट गिराने के, यानी खर्चा 16 लाख और आउटपुट नील। तो ये मजाक होने लगा था। लेकिन खैर इतिहास गवाह है कि एक सिनेमैटिक जादूगरी, और उस जादूगरी को जितना पर्दे पर आसिफ साहब ने उतारा उतना उससे ज़्यादा उस जादूगरी को पन्नों पर जो है वो केसवानी साहब ने उतारा। ये उनकी ग्रेटनेस है। और ये भी कहना जरूरी है कि शीश महल के आसिफ साहब पे जहन की उपज थी। उस समय तक तो शीश महल नहीं होता था, वो तो शाहजहां उनके जो पोते थे उन्होंने शीश महल बनवाया। लेकिन उनके कल्पना देखिए कि वो शीश महल वहां कर दिया, चारों तरफ वो छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। क्या दृश्य बनाया है, बड़ा ही मतलब मैंने फिर उसको जब पढ़ा तो मैंने दोबारा यूट्यूब पे देखिए, इम्पोर्टेंस किताब की यही है कि वो आपको इतना पकड़ ले कि फिर आप उसके पीछे जाने पे मजबूर हो जाएं। तो फिर वो यूट्यूब पे जाके मैंने उस पूरे गाने को दोबारा देखा। जी और उस नज़र से देखा कि जिस नज़र से केसवानी साहब ने देखा होगा जिसको लिखते वक्त। तो ये लेखक की ग्रेटनेस है, ये किताब की बड़प्पन है जो आपको मजबूर कर दे। तो मैं वो उनकी बात, जो बड़े गुलाम अली खान साहब की बात, इसीलिए क्योंकि जोगन बन के जो गाना है, अब वो प्रसंग आप जारी रखिए। तो बिल्कुल, जोगन बहुत बन के जो दिलचस्प गाना है, है। अब इस गाने को गवाने के लिए ये पूछा गया कि सबसे बड़ा गायक कौन। तो किसी का नाम लिया गया तो नौशाद ने कहा कि फलाने। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े गायक क्या वो हैं। बोले नहीं, सबसे बड़े गायक तो बड़े गुलाम अली खान साहब ही हैं। तो बोले तो भाई सबसे बड़े गायक तानसेन भी हैं। तो तानसेन के लिए सबसे बड़े गायक से कम कौन गा सकता है, क्योंकि पिक्चर में तो तानसेन गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो नहीं मानेंगे। बोले वो मानेंगे कैसे नहीं। अच्छा, सिगरेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन के आसिफ साहब बहुत सिगरेट पीते थे, शायद वही उनके इंतकाल का कारण भी बनी होगी बाद में। तो चुटकी से गिराते रहते थे। तो वो गए उनके पास, तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने उनसे कहा कि भाई पागल है क्या। बोले ये पागल है, इसकी बात मान जाइए, नहीं तो ये आपको भी नहीं जीने देगा, मुझे भी नहीं जीने देगा। बोले ठीक है, अगर ये पागल है तो इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं इतनी फीस मांग लूंगा कि कभी दे ही नहीं पाएगा। बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि मैं मांगूंगा, मुझे चाहिए 25,000। तो उन्होंने जेब से गड्डी निकाली, बोले सिर्फ 25,000, और उनके सामने रख दी। तो देखिए ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग अपने आप में रोचक तो है ही है, लेकिन रोचक होने के साथ साथ बड़ा बड़ा जो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहता है, जैसे वैल्यू वर्ड जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा शिक्षाप्रद ये कि अगर आपको क्वालिटी निकालनी है तो क्वालिटी ऐसे नहीं आएगी। फिर उसके लिए आपको कुछ भी करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में इस किताब को शुरुआत करने पर कुछ ज़बरदस्त बात पानी साहब ने कही
साहब नज़र है ये किसी को जो मुगले आजम बनाते बनाते खुद मुगले आजम बन गए। क्या बात। अब आप ये बताइए, पृथ्वीराज कपूर साहब के लिए 4,000 के जूते, जी जी जी। उस जमाने में 4,000 के जूते, जब राज कपूर 125 रुपए और 145 रुपए मेहनताना ले रहे थे एक पिक्चर, तो जब 4,000 के जूते आए और उनसे कहा गया कि ये 4,000 के जूते आप, उनके सिनेमाटोग्राफर ने उनसे चुटकी ली कि ये तो दिखेंगे भी नहीं शॉट में, आप 4,000 के जूते बनवा रहे हैं इनके लिए। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भले ही नहीं दिखेंगे, लेकिन मेरे अकबर को तो पता है कि उसने 4,000 के जूते पहने तो उसकी चाल शहंशाहों वाली होगी। अब ये है जबरदस्त बात, ये है क्रिएटिविटी, ये है एक उन्वान कुरान। जी जी। और फिर उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब गाना रिकॉर्ड किया तो वो तो रिकॉर्डिंग से बचते थे बहुत ज़्यादा, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरा मूड नहीं बन रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सीन दिखाइए, और उन्होंने कहा मुझे सीन दिखाइए, और वो मधुबाला, खैर मधुबाला के बारे में तो जितना क्या उतना कम है, उनका जो दृश्य था जिसमें जोगन बन गई, वो गाना आता है, वो दृश्य को देखते रहे और वो गाते रहे। हाँ, वो बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने तो क्लासिकल सिंगर थे, शास्त्रीय गायक, तो अपने हिसाब से गा दिया। अब फिल्म से उस दृश्य से कहीं वो मैच ही नहीं कर रहा। इतने बड़े गायक को टोकना, बताना कि ये ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा, आसिफ साहब, वो जो पागलपन उनका है वो सबसे बड़ी यूएसपी है। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं आया, तो वो खुद भी हैरान हो गए, बड़े गुलाम अली खान साहब। फिर जब उन्होंने दृश्य देखा तो तब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई कि हाँ वाकई बात तो वही है। फिर उस दृश्य के साथ जो गाया है वो तो फिर इतिहास। तो जो पिक्चर है, मैंने पिक्चर देखी है, इनफैक्ट मैंने पिक्चर इतनी देखी है कि मुझे इसके कुछ डायलॉग्स भी याद हैं। तो अब इसमें भी लिखा है कि जहाँ पे कि आप देखिए डायलॉग्स का भी क्या है कि एक डायलॉग जिस समय कितनी रिसर्च होती थी, और रिसर्च कितनी ज़रूरी है किसी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देने के लिए, कि जब शहंशाह अकबर वो अनारकली को दीवार में चुनवाने के लिए भेज रहे हैं, तो कहते हैं तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहती है कनीज़ एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बनना चाहती। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मगर उसके बाद तेरे को उसको शेखू को एक बेहोशी की दवा का में डूबा हुआ फूल सुहाना पड़ेगा, जिससे वो तुझे भूल जाएगा और फिर उसको कभी कोई याद ना दिलाए कि अनारकली थी। तो वो जाते जाते कहती है कि शहंशाह की बेहिसाब अजमतों के लिए ये कनीज़ उनको अपना खून माफ़ कर। इसमें वो असली जो है आनंद, ये डायलॉग जो है उसमें वो सारी बात तो वही है। देखिए, अव्वल तो अकबर साहब के मन में क्या था, बादशाह के मन में, कि ये कनीज जो है ना, इसने षड्यंत्र करके उसको फंसा लिया है और ये मलिका बनना चाहती है, और वही बात उसके मुंह से निकल आती है। तो अब कंट्रास्ट ये है कि वो चाहती है अनारकली की, क्योंकि सलीम चाहते थे कि वो मलिका बने, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी। अकबर का अपना एक कॉम्प्लेक्स था, वो भर करके आता है, तो फिर वो ये होता है। और वो जो एक डायलॉग एक पंक्ति में कि ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करते, उस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो मैजिक है, वहाँ ना कोई बादशाह है ना कोई सुल्तान है, कमाल है। और सबसे कमाल की बात है कि इस डायलॉग के ऊपर पूरी रात मीटिंग हुई और 3-4 कमाल अमरोही साहब भी उसमें थे, 3-4 बड़े बड़े लोग बैठे थे। और ये जो सीन है जिसमें कि अब देखिए कितनी खूबसूरती से सीन फिल्माया गया है कि सलीम के हाथ में एक शुतुरमुर्ग का पंख है, वो अनारकली के चेहरे पे उसको लेके जाता है। अब इसके ऊपर भी बड़ा डिस्कशन हुआ था कि ये क्या किया जाए, कि कैसे दिखाया जाए दोनों के बीच की मोहब्बत को। तो एक लखनऊ से, क्योंकि मैं लखनऊ का आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक वाकया है कि लखनऊ से आए हुए एक लेखक थे, उन्होंने कहा कि सलीम जो है एक पतंग पर अनारकली का नाम लिख के उड़ाएंगे और उस पर पतंग को जो है वो अनारकली के पैरों में गिरा देंगे। तो कियासफ साहब को इतना गुस्सा है कि अब मेरा शहजादा पतंग पे नाम लिख के, और उसको उन्होंने कहा कि इनको एक पतंग दीजिए और एक लखनऊ का टिकट दीजिए और इनको वापस सही है। तो लखनऊ वाले पतंग को ज्यादा शौकीन है। लेकिन देखिए ये एक छोटा सा वाकया हो सकता है, बड़ा छोटा सा, कि पतंग पे नाम लिख, लेकिन इसको ढूंढना जो 15 साल लगे हैं, ये वाकया बताता है कि 15 साल क्यों लगे हैं। बिकॉज इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है एमिनेंटली रीडेबल, कि जब आप इस तरीके के वाकयात को निकाल के लाते हैं, जैसे एक है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें वाकया और दिया है किताब में, कि इसी सीन को जब शूट किया जाना था, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी ये इंटीमेट सीन था। तो इनके जो मधुबाला के जो पिताजी थे, क्या नाम था उनका, अताउल्लाह खां साहब। जी जी जी। तो अताउल्लाह खां साहब जो है वो पठान साहब थे,
और हमेशा मधुबाला जी के पीछे 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 लगे रहते थे। तो एक बार के आसिफ साहब ने उनसे झुंझलाहट में पूछ भी लिया था कि भाई आप ये बताइए कि आप इनके पिता हैं कि इनके बॉयफ्रेंड। अब वो हटने को ही नहीं तैयार। अब जब वो हटने को नहीं तैयार तो मधुबाला सीन कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने पता किया कि अताउल्लाह खान साहब को रमी खेलने का शौक है, और के आसिफ साहब ने अपने असिस्टेंट को एक नोटों की गड्डी पकड़ाई और बोले इनको ले जाइए और जब तक ये सीन पूरा नहीं हो जाता हारते रहिए। तो वो रमी खेलते रहे और हारते रहे, खेलते रहे और हारते रहे, और अल्टीमेटली वो सीन पूरा हुआ। तो एक क्रिएटिव परस्यूट जो होती है उसमें इंसान कहाँ तक चला जाता है। देखिए इसमें एक, जैसे मैं आपको जोड़ूं, और इसमें जो फूल के भीतर और वो नहर के से आकर के और फूल से चिट्ठी निकलती है, ये कल्पनाशीलता जिस फिल्म में तरह तरह के दृश्य हैं वो भी तो अद्भुत है। इसीलिए तो मुगले आजम इतनी महान बन पाई। और इसमें ये देखिए कि वो जैसे आप पतंग की बात, इसमें वजाहत मिर्जा साहब का वो डायलॉग है, उसमें उनका नाम नहीं आता इत्तेफाक से, ये भी एक खास बात है। वैसे तो कमाल अमरोही साहब थे, लेकिन ये जो डायलॉग था जला वो वजाहत मिर्जा साहब का। जी जी जी। तो अच्छा, इसमें एक और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये भी देखिए, हम में से बहुत सारे लोग अवार्ड्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पिक्चर में जिस सेट को देखने 3 साल तक लोग आते रहे, उसके आर्ट डायरेक्टर को फिल्म फेयर नहीं मिला। ये तो फिर अलग कहानी है। और पृथ्वीराज कपूर साहब को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर नहीं मिला। बेस्ट डायरेक्टर के आसिफ साहब को नहीं मिला। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि आगे एक मूवी में, एक पिक्चर में इसी सेट के खंभों को यूज किया गया और उनके आर्ट डायरेक्टर को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल गया। ये विडम्बना है, क्या बात। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे हिसाब से ऑडियंस का एक्सेप्टेंस। देखिए ये, हाँ, जो आपने कहा कि नेपाल से, पाकिस्तान से, कहाँ कहाँ से चल के लोग मुगले आजम देखने आते थे। पहली टिकट जो है अजमेर से चल के आए संपतमल लोढ़ा साहब, और पहली टिकट उन्होंने खरीदी अजमेर से मुंबई चल के। 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगा करती थी मुगले आजम देखने के लिए। तो परिवार वाले जो है वो खाने का टिफिन ले लेके आते थे बारी बारी से कि आप हटो तो हम लाइन में लगे। तो क्या मतलब वो जादू कमाल है। और यहाँ जो कंट्रास्ट हैं तरह तरह के, जैसे अब हम जानते हैं पृथ्वीराज कपूर की उनकी आवाज़ की वजह, बादशाह का जो इस तरह डायलॉग डिलीवरी है वो वही तो शान शौकत और बादशाह क्यों बताती। अब ये कितनी विचित्र बात है कि पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज़ जो है ना, उन्होंने लड़कियों के लिए कभी ज़माने में आवाज़ दी थी, तो उनकी आवाज़ उस तरह निकल। अब जब शुरुआत भी हुई थी तो आसिफ साहब ने टोक दिया, कहाँ पृथ्वीराज कपूर इतना महान बड़ा उस जमाने का एक्टर, और उन्होंने टोक दिया कि भाई डायलॉग मजा नहीं आ रहा। तो गुस्सा गए और जोर जोर से बोलने लगे। वो मुस्कुरा के ताली बजाने लगे, बन गया काम। भाई आप बादशाह तो इस तरह से बोलिए। तो ये इतने इसमें वैसी वैसी अजीब अजीब लोग सोचेंगे। दिलीप कुमार साहब जो इसमें सलीम बने, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जब पहली फिल्म बनी तो ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया। हालांकि और दिलीप कुमार ने खुद भी मान लिया था कि शायद इस लायक वो शाहजादे वाली बात नहीं। तो जब दोबारा उनको ऑफर मिला तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने खुद ही महसूस कर लिया कि भाई मैं शहजादे वाली मेरे में कोई बात नहीं है। तब आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, अब तो आप ही को बनना पड़ेगा। शहजादे वाली बात उनमें लाया कौन। अब ये भी सोचिए ना कि जिस विग को बनने में 6 महीने लग जाए, दिलीप कुमार साहब का विग इंग्लैंड में बना और उसको बनने में 6 महीने लग गए। तो अब इसको आप जुनून और पागलपन के सिवा क्या कह सकते हैं कि विग बनवाने में 6 महीने, वो भी इंग्लैंड में। उसके लिए दिलीप कुमार साहब को इंग्लैंड भेजा गया और वो वहाँ पर जाकर रुके 8-10 दिन, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद उनका विग आ रहा हो, तब तक शूटिंग रुकी रहेगी। पृथ्वीराज कपूर साहब जिस वक्त उन्होंने इस पिक्चर की शूटिंग करी, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उनको गले का कैंसर भी डिटेक्ट हो गया था, और उसकी वजह से वो एक साथ बहुत लंबे डायलॉग नहीं बोल पाते, तो थोड़ा पॉज कर करके बोलते थे। वो अकबर की सिग्नेचर स्टाइल बन गई। उसके बाद जो भी अकबर बना, सही है, सही। मतलब जैसे अरुण गोविल के बाद जो भी राम बने, तो अब तो हमने तो वो टाइम भी देखा है कि कैलेंडरों पे अरुण गोविल साहब की फोटो छपती थी। तो उसी प्रकार से कई जगह पे आप देखिए तो अगर अकबर की फोटो छापनी हो और उसकी जगह पृथ्वीराज कपूर साहब की फोटो छाप दें, तो शायद वो असली अकबर ज्यादा लग रहा है। तो ये भी है कि किसी चरित्र को इतना बड़ा बना देना, इतना महान बना देना कि वो जो ऐतिहासिक चरित्र है वो उससे आइडेंटिफाई होने लगे, ना कि उल्टा हो। ये भी अपने आप में एक फिल्म मेकर की बहुत बड़ी महानता है और बहुत बड़ा उनका फन है कि उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। और तमाम मुश्किलात के बावजूद उसमें हर तरीके की मुश्किल थी, लेकिन के आसिफ साहब को भी मानना पड़ेगा कि उनकी भी रंगीन तबीयत बहुत थी। और एक वाकयात इसमें वो ये भी बताते हैं कि
मधुबाला के फादर को हमेशा ही डर लगता रहा कि क्या आसिफ साहब काफ़ी रंगीन तबीयत हैं, तो इसलिए उनके साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, देखिए अब इसी वजह से तो दिलीप कुमार साहब जब इसका वो हुआ प्रीमियर तो उसमें वो आए नहीं। दिलीप कुमार साहब तो उसमें मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं मौजूद थे? क्योंकि उनकी छोटी बहन से उन्होंने शादी कर ली। उनकी छोटी बहन को लेके भाग गए थे क्या आसिफ साहब? जो ग्रेट लोग होते हैं वो मुझे लगता है हर जगह ग्रेट होते हैं, और जितना जितना ज़बरदस्त मतलब एक जो मोहब्बत का जो चित्रण वो के आसिफ साहब ने किया पर्दे पर। तो और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं आजकल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं छोटा मोटा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पहला गीत के बाद मेरे को ऑफर आया कि भाई आप जो है कुछ आइटम सॉन्ग लिख दीजिए, तो मैंने कहा भैया अब ये तो ना हो पाएगा, ठीक है। तो आजकल लोग प्रसिद्धि की चाहत में कुछ भी लिखने को और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये मूवी और ये दो किताब, ये दो ऐसी कालजयी रचनाएं हैं, एक सेलुलॉइड पे और दूसरी कागज़ पे, जो कि हमको एक बात का एहसास दिलाती हैं कि हमको प्रसिद्धि से ज़्यादा क्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। जब क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको वो प्रसंग आप बताएं, मैं बताऊं, मोती वाला जो कमाल है। नहीं उनको मोती, आप जानते हैं जब वो सलीम आता है 14 साल के बाद और जोधा उनके स्वागत में खड़ी हैं, तो ये था कि वो मोती जो पर्दा मोती का बनना चाहिए। आप वो उस ज़माने में आप शेरोन जी बोले क्या मुसीबत है, आर्टिफिशियल मोती लगा लो, बोले नहीं वो तो अड़ गए, उस पर आपस में एक विवाद हो गया और वो फिर 6 महीने करीब करीब शूटिंग रुकी रही। फिर वो बेचारे जाते हैं शेरोन जी और गड्डी ले करके ईद का बहाना लेके ईदी देने के लिए, तो वो उसमें से 1 रुपए निकाल लेते हैं और बाकी कहते हैं इसके मोती खरीद लो। तो फिर वो मोती बाकायदा सच्चे मोती आते हैं और वो टूट के बिखर जाते हैं। तो ये जो पागलपन है कदम कदम पे, वो तो यानी जिसको कहते हैं बड़ा काम करने के लिए जुनून, जो पागलपन चाहिए होता है। कितनी बार आपस में इनमें विवाद हुआ है। आसिफ साहब अब बेटा और शेरोन जी का बेटा बोला कि पापा ये पागल आदमी मरवा देगा, हमें अब पापा चाहिए, फिल्म नहीं चाहिए, तो आप छोड़ो इसको, आग लगाओ। तो लेकिन फिर भी लेकिन अब वही होता था कि जिस 3.5 लाख के लिए वो पहुंच गए शेरोन जी नौशाद के घर, यार ये अपने दोस्त को बनाओ, ये पागल आदमी ये तो बर्बाद कर देगा मुझे। तो उनको बुलाए फ़ोन करके नौशाद साहब ने फौरन और कहा अच्छा चलो 1.5 लाख में हो जाएगा। तो वो चले गए शेरोन जी निश्चिंत होकर के। तो नौशाद साहब बोले देखो इन तो 3.5 लाख में ही बनेगा। बोले कैसे? बोले मैं समझा लूंगा बुढ़े को। और फिर आखिरकार 6 लाख रुपए करीब करीब लगे और उन्होंने दिए, क्योंकि जो कुछ भी जिस तरह उन्होंने सोचा आसिफ ने, बाद में वही हुआ। जब 16 लाख तो ये इसमें लगे। अब सेना का दृश्य था, कोई आसान था? 1 साल उस सेना के दृश्य में लगे। इंडियन आर्मी से परमिशन ली गई, 8000 सैनिक आए, 6000 कितने 4000 घोड़े, 6000 हाथी, वो कमाल है। और इसीलिए वो दृश्य इतना बना। वहां भी झगड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन हर कदम पे बनना था इस फिल्म को। और कहाँ कहाँ बाधाएं, जैसे मैंने कहा 22 अक्टूबर 1945 को पहली जब इन्होंने शुरुआत की, इसमें दूसरे आपके नायक सलीम भी दूसरे थे, नारकली नरगिस थी। पार्टीशन हो गया, फाइनेंसर वहां चले गए, तो अब फिल्म रुक गई। 10 ट्रक जो में जाकर के वो सारा कबाड़ गया, 10 ट्रक भर भर के। तो कितना है उसमें बाधाएं, कदम कदम पे बाधाएं आती हैं। जब ये मुगल आजम बन जाती है तो वही नज़ीर साहब इनके मामू पाकिस्तान से चल के आते हैं, वही फाइनेंसर भी चल के आते हैं। पाकिस्तान से इतने लोग आने लगते हैं कि मराठा मंदिर के जो मालिक हैं वो कहते हैं कि अच्छा पाकिस्तान से जो लोग आए उनके लिए एक स्पेशल खिड़की बनाई जाएगी, सिर्फ अपना पासपोर्ट या वीसा दिखाइए और फ्री में पिक्चर देखिए। तो ये भी हमें याद रखना, वो माहौल। और जब ये फिल्म बन के तैयार हुई तो पूजा हुई, 2 पूजाएं हुई। पूजा में के आसिफ साहब खुद बैठते हैं पूजन में। अब गनीमत है वो जमाना इतना अच्छा था कि ना तो उधर से उनको ट्रोल किया गया, ना इधर से वो हमारे उनको ट्रोल किया गया कि ये पूजा में इनको कहे बिठा लिया, या उनकी तरफ से कहते। और खिड़की की भी पूजा, विंडो है उसकी पूजा हुई। तो वो जो सारा बात, और फिल्म में भी यही देखते हैं कि देखिए करेक्टर सबसे बड़ी बात हो, क्या चीज़ है फिल्म को मान बनाती है। अगर उसमें राजपूत दुर्जन सिंह है और वो लहू लुहान है, क्षत विक्षत है, और फिर भी जब खबर मिलती है तो वो कहता नहीं मेरे रहते ऐसा कैसा, तलवार उठा के, और वो गिर पड़ता है तो दुर्गा की जो माला गिरती है, जो तालियां, वो एक एक दृश्य में वो उसको भी ध्यान रखा कि अगर राजपूती शान है तो राजपूती शान है, जोधा है तो अपनी पूरी वो, अकबर भी कहते हैं कि ये राजपूत शूरमाओं की बेटी। तो वो
एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे इस सबको जो है बराबर का एक सम्मान देना, और वो जो जिसको हम गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, उस पूरे फिल्म में उसका एक पूरी तरह से एक निर्वाह होता है। मान सिंह अपनी जगह है और दृश्यों की कल्पना तो अद्भुत है। इतने इतने दिल जिसको जिस वक्त वो सलीम को तोप से उड़ा देने की बात है, पूरा दृश्य बना हुआ है, सबकी धड़कनें जो है वो कि अब क्या सलीम को तोप से उड़ा दिया जाएगा, और अचानक से फिर वो तोप घूम जाती है। ऐसे ऐसे दृश्य, और वो कहते हैं नहीं अनारकली तो आ गई है। तो कोई चीज आप देखिए, मैंने भी, आपने भी देखी होगी, कितनी बार मैंने देखी, और हर बार कोई ना कोई नई चीज उसमें निकल के आती, हर फ्रेम से निकल के। इनफैक्ट इसकी जो प्लॉट क्राफ्टिंग है, आप देखिए किस तरीके से, एक लेखक की निगाह से अगर देखें कि किस तरीके से इसका प्लॉट है, कि शुरुआत में फिल्म में एक महान लेखक ने कहा है कि अगर आपकी कहानी में आप ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस बात का आप वर्णन कर रहे हैं कि एक दीवार पे एक तलवार टंगी है, तो कहीं ना कहीं आगे कहानी में उस तलवार का इस्तेमाल होना चाहिए, वरना वो वर्णन व्यर्थ। ऐसी चीज को लाना व्यर्थ है जिसका कि कहानी में कोई आगे इस्तेमाल नहीं। तो शुरुआत में जब सलीम पैदा होते हैं और अकबर के पास जो बांदी इस बात की खबर लेके आती है कि एक सलीम पैदा हुए हैं, तो वो अकबर अपनी एक अंगूठी उस बांदी को देते हैं और कहते हैं इसको बतौर निशानी रख ले, और एक बार दिल्ले इलाही से जो भी मांगेगी वो पूरा किया जाएगा। वो अंगूठी उस वक्त निकलती है वापस कहानी में जब अनारकली को दीवार में चुनवाना है, और वो कहती है कि अब अनारकली की जान बख्श दी जाए। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, इसको दुनिया यही जानेगी कि इसको दीवार में चुनवा दिया गया है, लेकिन इसको जिंदा वहां से निकाल दिया जाएगा और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो ये भी शहंशाह के इंसाफ की बात है। और आपने भी मराठा मंदिर का नाम ले दिया। अब मराठा मंदिर की चर्चा के बिना ना तो ये किताब पूरी होती है और ना ही ये पिक्चर, क्योंकि जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हम कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर लें, लेकिन हार्डवेयर ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार मराठा मंदिर था। मराठा मंदिर सन 1944-45 में शुरू किया गया था मराठा मंदिर सोसाइटी द्वारा, कि एक ऐसे पिक्चर हॉल के रूप में जो कि विश्व में अपना स्थान रखेगा। फिर उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जबकि महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने उसके पीछे अपने पैसे लगाए थे। एक मेहताब चंद गोलचा करके एक व्यापारी थे जो गलीचों के व्यापार से समृद्ध हुए थे, तो उनका नाम गोलचा पड़ गया। उन्होंने इसमें पैसे लगाए। और अब आप सोचेंगे कि मराठा मंदिर की जो लेडीज वॉशरूम था, उसके अंदर एक फुल टाइम अटेंडेंट मौजूद थी इंपोर्टेड लिपस्टिक के साथ। क्या हुआ? और वहाँ पे जो वो चलता था, क्या कहते हैं, जो कैंटीन चलता था, उसमें लगातार इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो भी वहाँ से खाने को मिल रहा है वो एकदम ताज़ा, एकदम फ्रेश हो। और जब ये मराठा मंदिर बनने लगा और ये वापस जीवाजी राव सिंधिया के पास गए, गोलचा साहब की साहब हमें कुछ और पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कैसा बना दोगे? उन्होंने कहा आपके महल से तो अच्छा ही बना दूंगा। द ऑडेसिटी ऑफ इट। और जब ऑडेसिटी की हम बात करते हैं तो आप ये, इसमें एक कैरेक्टर है जिसको लोग भूल जाते हैं, और वो है संग तराश। क्या बात है, मैं वही उसी पे आने वाला था। तो संग तराश के बारे में आप कुछ बताइए, ये बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर। देखिए, मुगल आजम की सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसे आप भी मेरे से सहमत होंगे, जो उसकी भव्यता है, जो एक मुगलिया शान और शौकत है, सुकून, अब वो सारा जो महल है, जो सब कुछ है, ऐसी भव्यता के बावजूद इतना बड़ा बादशाह, लेकिन संतराज जो है वो खुलेआम उसको जो है ना, जिस तरह कहते हैं, कोसता है। तो एक सर्वहारा जो आम आदमी का जो जज्बात हैं वो संतराज के माध्यम से आते हैं। वो कहते हैं ये है अकबर का इंसाफ, जिसमें हाथी से उसको कुचला जा रहा है, गंग कवि को। और संतराज वो भर भर के जो है ना, जिसको कहते हैं हर कदम पे अकबर की जो महानता है उस पर एक तरह से धूल गिराने वाली बात है। तो वो आम आदमी के जो जज्बात होते हैं वो सामने लेकर के आता है। तो यहाँ पर भी देखिए कैरेक्टर्स की क्या बात है, और ये जो कंट्रास्ट होता है, ये कंट्रास्ट ही जो है किसी फिल्म को, जैसे मैंने कहा, ये इतने अब जैसे एक वो योद्धा कहती हैं भाई क्या है, जरा से इस मोहब्बत को कबूल कर लीजिए, मतलब मंजूर कर लीजिए, और सलीम को अनारकली दे दीजिए तो आपका अपना हो जाएगा। अब वो जो बादशाह का वहां पर एक दर्द है, अपनी ही औलाद को अपना बनाने के लिए हमें कनीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो जो संतराज को उधर देखिए कंट्रास्ट, कि वो संतराज उनका आम आदमियों का एक वो है, मधुबाला को यानी उसको जिंदगी उसमें बुद्ध की जगह खड़ा कर देता है। तो इतनी अद्भुत कल्पनाएं, इतने अद्भुत कॉन्फ्लिक्ट जो उसमें डाले गए हैं। अब ये जो जैसे आपने अभी कहा कि हम सब जानते हैं कि दीवार में चुनवा दी गई है, लेकिन ये उनके दिमाग के जहन की उपज थी कि सुखांत भारत का पूरा जो है हमारे नाटक में, ये कोई भी होगी, पहले यही होता था, अभी ट्रेजेडी तो अभी शुरू हो गई विदेशी नकल में,
वरना कोई फिल्म कितना ही दुख दर्द वाली, वो अंत होता था बस वो मतलब सुखद होता था। ये भी एक सुरंग बनवा देना। और वहां भी देखिए वो जो संतराश जैसे आप बात करें, अब उसकी माँ तो दुखी है, पीड़ित है, उसको तो अपनी बेटी की जान बचानी है, और वो बादशाह के गरेबान पकड़ लेती है। ये भी वो बंदा एक मजाल है कि बादशाह इतना बड़ा, ये इसको शान शौकत वाला बादशाह, और उसको एक आम महिला कनीज की माँ और जाकर के गरेबान पकड़ती, वो मोती टूट जाते, माला टूट जाती। तो ऐसी अद्भुत जो है परिकल्पना और ऐसे अद्भुत दृश्य, ऐसे अद्भुत संवाद। अब वो जो, अगर हम उस सीन को ना याद करें, जो अदालत दरबार जब लगी है, क्या जबरदस्त सीन है, कमाल है, कमाल है कि वो तुम हमेशा के लिए इस अजीमो तख्तोताज से महरूम कर दिए जाओगे। और वो कहता वो मुझे वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाय अनारकली के जनाजे पर खड़े हों, वो ताज मंजूर नहीं जिसकी कलगी में सलीम का अपना ही दिल पैबस्त हो। और वो बादशाह कहता है कि तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पे एक लौंडी को नचाना चाहते हो, और वो पलट के जवाब देते हैं कि आप होने वाली बहू को भरे दरबार रुसवा करें। क्या कंट्रास्ट है। ऐसे एक जैसे मैंने कहा, शुरुआत से चलिए, दरगाह पर जब वो जा रहे हैं, कितना बड़ा बादशाह है, और वो जाके दरगाह में एक मतलब एक मजबूर बन करके जो है अपना सर झुका देता है। तो शुरुआत से चलिए और आखिरी तक आइए, एक एक प्रेम जो है लाजवाब। उसमें जो एक लड़की है सुरैया, हाँ हाँ हाँ, कमाल है। वो जब अपना जब उसके हिस्से एक दो डायलॉग ही आए, और एक कितना जबरदस्त डायलॉग की थी कि मोहब्बत करिएगा तो जान जाइए। जान जाइएगा, क्या बात। तो उससे दुर्जन सिंह कहता है कि तुझे डर नहीं लगता, तो कहती है मोहब्बत करिएगा तो जान जाइए। तो और संतराश मेरे को इसलिए भी बड़ा भाता है कि वो ये बताता है कि चाहे कोई भी किसी भी तरीके की सत्ता हो, चाहे कोई भी बादशाह हो, चाहे कितनी भी जुल्म सितम हो या जो भी हो, लेकिन आम आदमी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। क्या बात। तो मेरे ख्याल से आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन तो बाद में आया, लेकिन उससे बहुत पहले कॉमन मैन की परिकल्पना जो है वो संतराश के रूप में सामने रख दी गई थी। और एक बेबाकी से अपनी बात कहने की कि हम अपनी बात कह देंगे, उसके बाद आप बादशाह सलामत, आपको अगर हाथी के पैरों तले को चलवाना है तो को चलवा दिए, हम डरते नहीं हैं। तो ये जो बात है कि हम देखेंगे वाली जो बात अभी हुई थी, वो बातों का मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका बीज इस कैरेक्टर में पड़ा है। तो जब भी मैं इस मूवी को देखता हूँ या इसके क्लिप्स को मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, तो मैं संतराश वाला एपिसोड जरूर देखता हूँ मेरे। और जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, गाने में कुछ खास नहीं है, नई लिरिक्स में कुछ खास है, लेकिन जो गाना जिस जगह गाया गया है, 14 गाने रिकॉर्ड हुए थे पिक्चर के लिए, इसमें से 12 जो है पिक्चर में फाइनली लिए गए। 25% समय पिक्चर का जो है वो गानों में गुजरता है। आज की तारीख में किसी पिक्चर में 12 गाने डाल दिए तो आदमी तो जो है पता नहीं क्या करेगा, लेकिन एक एक गाना बेजोड़। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो अनारकली आई थी, उसका म्यूजिक इतना हिट हुआ था कि नौशाद साहब के सामने चुनौती थी कि अब मैं क्या करूं कि लोग उस अनारकली के मुकाबले मुगले आजम को जो है, और इसमें एक ये भी हुआ कि दिलीप कुमार साहब ने, अब देखिए अगेन जो कल्पना है और जो स्टैंडर्ड है, दिलीप कुमार साहब ने इस बात की शिकायत करी कि पृथ्वीराज कपूर साहब के मुकाबले मेरे जो अल्फाज हैं, मेरे जो डायलॉग है वो हल्के पड़ रहे हैं। तो के आसिफ साहब ने कहा कि मैं मुगले आजम बना रहा हूँ, मैं क्या सलीम आजम नहीं बना रहा हूँ। तो जो वो बना रहे हैं उसी हिसाब से डायलॉग की डिलीवरी होगी और उसी हिसाब से लोगों को इंपॉर्टेंस मिलेगी। वो बाकी वाली बात जो कह रहे हैं वहाँ देखिए, ये भी कि अब वो रेत में जब वो जाते हैं दरगाह में, तो रेत में उनके पाँव जलते हैं। पृथ्वीराज कपूर तो भाई स्टार थे उस जमाने, बोले भाई मेरे पाँव जल रहे हैं। बोले आप तो पाँव जल रहे हैं तो बादशाह अकबर के भी जले होंगे, आप तो उनके आगे आप क्या लगते हो। लेकिन तो उन्होंने कहा कि वो गुस्से में आ गए, बोले अच्छा तुम्हारे पाँव जले तो तुम समझोगे। अब देखिए कमाल कि आसिफ साहब उसी समय जूते उतार देते हैं, और जब तक ये शूटिंग चलती वो खुद जूते नहीं पहनते, उसी गर्म रेत में खुद भी पाँव डाल के क्या मतलब। ये लगभग वो वाली बात हो गई कि मतलब कहते हैं कि जब बाबर आया था यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो उसके हिंदू कुश को पार करते वक्त उसके घोड़े वगैरह सब फंस गए थे बर्फ में। तो उस वक्त और सारे उसके नोबल मैन जो थे, क्लर्जी थी, वो सारे पीछे से देख रहे थे। तो वो खुद जाके आगे जुट गया था कि ठीक है, अगर कोई नहीं खींचेगा तो मैं खींचूंगा। और फिर तो जो एक लीडिंग बाय एग्जाम्पल वाली बात है कि ठीक है आप बड़े कलाकार होंगे, लेकिन निर्देशक मैं हूँ, तो अपनी जगह को भी पहचानना और एग्जाम्पल प्रस्तुत करना कि ठीक है आप जितना आप सफ़र कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैं सफ़र करने को तैयार हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो कुल मिला के वैसे तो इसके ऊपर जैसा इसमें है नहीं, वो मैं ये जो आप बात करें तो वैसे भी इतना जोड़ दूँ कि जो कुल मिला के शूटिंग हुई थी उसमें कम से कम 3 मुगले आजम बन सकते। तो एडिटिंग देखिए, वो एक एक चीज़ चुन चुन के बाकी 2/3 तो रिजेक्ट हो गई, उसमें 2 फिल्में बन जाती कम से कम।
तो वो भी एक बड़ी बात है कि इतना शूट किया गया, तरह तरह के दृश्य जोड़े गए, बाद में हटाए गए, और जो बन के आया वो तो फिर 17,262 फुट शुरू में लंबाई थी जी, और 5 घंटे शुरू में चलती थी, 5 घंटे, 3 इंटरवल होते थे बीच में। 17,262 फुट लंबाई थी रील की, जो कि घटा के 16,000 कुछ फुट की गई थी, जिसमें से कि फिर सेंसर बोर्ड ने 1,500 फुट कुछ काटी थी, और फिर 443 फुट फिर जोड़ी थी के आसिफ साहब ने खुद से। तो ये तो कुछ आंकड़े और जब प्रचार होता था तो कहते थे भाई 5 घंटे फिल्म चलेगी, अपना टिफिन विफिन ले करके जाओ, बैंड बाजे चलते थे, हाथी चलता था, घोड़े चलते थे प्रचार करने के लिए। और प्रीमियर का इनविटेशन गया था तो जिल्ले इलाही ने खुद बुलाया था कि आप आइए, मुगले आजम आपको बुला रहे हैं। तो शोमैनशिप क्या होती है और कला क्या होती है और उसका उन्वान क्या होता है, उसकी उठान क्या होती है, उसका चरम क्या होता है, वो जगह क्या होती है जब आप और कला मिलके एक हो जाते हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं कि इतनी बड़ी किताब उसके ऊपर लिखी जाए और उसको एक झटके में पढ़ा जाए और उसके एक एक पन्ने को ऐसे एंजॉय किया जाए जैसे आप लखनऊ की मक्खन मलाई या बनारस की गलोरी खा रहे हों, तो उस तरीके का आपको स्वाद आए। तो ये है वो किताब आपके सामने, मुगले आज़म, दास्तान मुगले आज़म। मैं तो कहता हूँ कि इस किताब को देखिए, पढ़िए, फिर मूवी को देखिए, फिर इस किताब को पढ़िए और फिर मूवी को देखिए, और फिर उसके बाद आधे घंटे ध्यान लगा के बैठ जाइए और सोचिए कि मैंने क्या देखा और क्या पढ़ा, तब मज़ा आएगा। तो वाजपेयी जी, मेरे को बड़ा आनंद आया आपके साथ इस पर चर्चा करने में। चर्चा तो मैं इस पर पूरे दिन आपसे कर सकता हूँ। नहीं, ये फिल्म ही ऐसी है, वो हमने एक एक फ्रेम पे एक एक घंटे बात की जा सकती है, और एक एक घटना, यानी पूरी फिल्म देखिए कि कदम कदम पे दुश्वारियां आती हैं, और फिर भी अब वो लेडीज टेलर भी कैसे बन गए थे, क्योंकि उनका जुनून तो शुरू से थिएटर में था। और इम्तियाज अली ताज को भी हम ना भूले, 1922 में जिन्होंने ये ड्रामा लिखा जिसकी वजह से सारी कहानी चली, और वो सिलसिला बनते ही गया। और अनारकली फिक्शनल भी नहीं थी, क्योंकि लाहौर जब बस यात्रा अटल जी ले गए तो मैं लाहौर में अनारकली बाजार में गया था, तो अनारकली बाजार है, इसका मतलब कहीं कोई अस्तित्व तो अनारकली का है। तो ये, लेकिन उतनी छोटी सी घटना इतिहास में आती है, लेकिन उसको इतना बड़ा एक स्वरूप दे देना, इतना भव्य रूप दे देना, तो उसके आसिफ के पागलपन को सलाम करना पड़ेगा। और इसीलिए तो उनके भाई कर्नल थे, कोई सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इनको जुनून था वही सिनेमा का और थिएटर का, उसका, तो वो तो मजबूरी में कुछ तो रोजगार हो तो लेडीज टेलर बना दिया। तो मामा से कहते थे भाई मुझे तो, फिर जब मामा ने देखा कि ये कोई लड़की बार बार आ रही है, ये फ्लड कर रहे हैं, उस जमाने में थोड़ा मुश्किल होता था, उन्होंने कहा भाई तो फिल्म में ही आ जा, तो उन्होंने अपना सहायक बना लिया। और कैसे वो पागलपन, वो जरा सा सहायक बनना, और वो उनको इतना बड़ा फिल्मकार बना दिया। चलिए वाजपेयी साहब, तो बड़ा मतलब जैसा मैंने कहा कि समय की बंदिश है, मजबूरी है हमारी, वरना ये एक पूरा सत्र एक पूरे दिन चल सकता है और ये किताब हम लोग इसको इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं रस ले लेके, लेकिन अब हमको यहाँ पर समय की बंदिश को भी मानना पड़ेगा। बड़ा आनंद आया। चलते चलते हम सब की तरफ से, जो भी कहीं ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कापूर जी को याद करना बहुत जरूरी है, आर.डी. माथुर को याद करना जरूरी है, आसिफ साहब को तो हम कर ही रहे हैं, दुर्गा फोटे जी को, बिल्कुल, दुर्गा फोटे जी शुरू से जुड़ी रही 44 से। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको यही विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी आपका, और भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुनने वालों का, और जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किताब पढ़िए, मूवी एंजॉय करिए, फिर ध्यान लगाइए थोड़ा सा इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। मैं यहाँ पर वो पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जो किताब की आमद में राजकुमार केसवानी जी ने अपनी फेसबुक के पोस्ट पर डाली थी, और वो माना जाता है कि वो आमद ऐसी थी जिसके बाद ये किताब दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने लिखा था कि ये दास्तान उस गुज़रे वक्त की सैर है जब के आसिफ नाम का एक इंसान नफ़रतों से भरी दुनिया में हर तरफ मोहब्बत की खुशबू फैलाने वाले एक ऐसे लाफानी दरख्त की इजाद में लगा था जिसकी उम्र दुनिया की हर नफ़रत से ज़्यादा हो, जिसकी खुशबू रोज़े क़यामत खुद क़यामत को भी इस दुनिया के इश्क में मुब्तला कर सके। उसी इंसानी इजाद का नाम है मुग़ल आज़म। ये दास्तान ज़मानत है इस बात की कि जब जब इस दुनियाए फ़ानी में कोई इंसान के आसिफ की तरह अपने काम को, जुनून की हदों को भी पार ले जाएगा, तो इश्क के मजाजी को इश्क के हकीकी में तब्दील कर जाएगा। उसकी दास्तान को भी वही बुलंद और आला मकाम हासिल होगा जो आज मुग़ल आज़म को हासिल है। ये उन्होंने किताब जब आई थी तो ये एक फेसबुक उन्होंने पोस्ट लिखा था, और यहाँ पर उन्हें याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो हमेशा चाहते थे, राजकुमार केसवानी एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, दैनिक भास्कर में उनका एक कॉलम आया करता था, मैं उस कॉलम को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, उसके मार्फत मैंने राजकुमार केसवानी जी को जाना और मेरी पीढ़ी के लोगों ने जाना। 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसका जो पहला प्रेडिक्शन था
एक रिपोर्ट 1981 में कहते हैं राजकुमार केसवानी जी ने एक अखबार में निकाली थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ लीकेज होने वाला है और ऐसी ऐसी बात हो रही है, सुरक्षा में चूक हो रही है। वही 1984 में जब हुआ तो सबसे पहले राजकुमार केसवानी जी से संपर्क किया गया कि आप इस बारे में बहुत पहले बता चुके थे, ऐसे ऐसे है। उन्हें हमेशा इस बात का कोफ्त रहा, इस बात का मलाल रहा कि उनकी प्रसिद्धि उस भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई है। वो बोले मुझे ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान गई हो। मैंने उसका बताया, उसके बारे में अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी प्रसिद्धि एक पत्रकार के तौर पर, एक लेखक के तौर पर होनी चाहिए। तो जिस जुनून की बात, के आसिफ की बात उन्होंने अब इस किताब के माध्यम से की, और इस किताब को जब आप खोलेंगे तो पहला ही पन्ने पर एक हिंदुस्तान की तस्वीर आपको नज़र आती है, एक अविभाजित हिंदुस्तान जिसे बनाया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एम एफ हुसैन ने। एम एफ हुसैन की 25 तस्वीरें इस किताब में मौजूद हैं जिसे शामिल किया है राजकुमार केसवानी जी ने इस किताब में। तो बहुत बहुत हम याद कर रहे हैं उनको, और याद के माध्यम से एक श्रद्धांजलि मैं उनको दे रहा हूँ, हम सब दे रहे हैं, और बहुत धन्यवाद भी उनका दे रहे हैं। एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी जिसे जुनून की हद तक गुजरते हुए के आसिफ ने बनाया, जिस फिल्म को उसी जुनून की हद तक गुजरते हुए राजकुमार केसवानी जी से इस किताब में अपने उस जुनून को उतारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सबने इस सत्र में भागीदारी की। अगर आप में से किसी को कुछ कहना हो तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप कह सकते हैं। हाँ प्लीज़, माइक हाँ पहुँचा दिया। मुझे एक नाते यूँ लगा, एक उल्लेख में करके चलूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है, पूरी फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला में आपसे कोई बातचीत नहीं होती थी। इन दोनों में इतना झगड़ा होता था कि इन्होंने पूरे सेट में, पूरी फिल्म में आपस में कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन इतने प्रोफेशनली ये लोग करते कहाँ जाना नहीं करते, पर लगता नहीं है इन दोनों की नहीं होती। और एक छोटा सा उल्लेख ये करना चाहती हूँ कि क्या आसिफ से किसी ने कहा कि ये फिल्म आप बना रहे हैं लेकिन आपने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि वास्तव में वो अंगूठी वाली बात वगैरह तो कोई है नहीं, तो ठीक है ये आपने अपनी फिल्म के लिए यूथ में डाल तो क्या, और दुकान तो होनी चाहिए था। तो क्या आसिफ ने ये कहा था कि अगर मैं सच इतिहास बता दूंगा तो फिर इसका नाम मेरे को मुगले आजम नहीं, मुगले जालिम रखना पड़ता। तो ये छोटे से उल्लेख मुझे याद है, और बहुत अच्छी चर्चा हुई, और बहुत आभारी है कि इतनी सारी बातें जानने की। बहुत शुक्रिया। किसी और को कुछ कहना हो तो? यही खासियत होती है जब एक फिल्म अपने दौर को क्रॉस करते हुए अगले दौर में पहुंच जाती है, जब वो पीढ़ियों को क्रॉस करती हुई चली जाए तो आप वो उसके साथ ऐसी घटनाएं जुड़ती हुई चली जाती हैं, ऐसे किस्से जुड़ते हुए चले जाते हैं कि आपको नहीं पता वो सच है कि नहीं, लेकिन आपकी ज़बान पर होते हैं। और ये एक फिल्म की, एक लेखक की, एक कृति की यही खासियत होती है, यही सफलता होती है। तो उनके माध्यम से एक वाक़या जो गुजरा, हमको नहीं पता वो सत्य है या नहीं है, लेकिन ये वाक़या सोचिए कितने लोगों के पास ऐसे वाक़यात होंगे, ऐसे किस्से होंगे जो इस फिल्म से जुड़े हुए होंगे, इस कहानी से जुड़े हुए होंगे। तो यही होता है जब आप कुछ ऐसी कालजयी रचना रच देते हैं। आजकल सालजयी रची जा रही हैं जो 1 साल चलती है। तो आप जब कालजयी रचनाएं रची जाती हैं तो यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी यहाँ पर हम लंच के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो आगे के सत्र को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सभी आमंत्रित हैं लंच के लिए।